नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि मीणा। आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अपन ने जो पिछली वीडियो में बात की थी वो बात की थी बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन पर। बायोलॉजी का मैंने परिचय दिया था और उनकी शाखाओं के बारे में चर्चा की थी। और दोस्तों, आज हम बायोलॉजी का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। और जो चैप्टर मैंने लिया है वो लिया है कंकाल तंत्र, जिससे सबको इंटरेस्ट आता है पढ़ने में। मेरा भी फेवरेट है दोस्तों, और आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। और जुड़े रहिए आप हमारे साथ। देखिए दोस्तों, कंकाल तंत्र की बात करता हूँ। दोस्तों, कंकाल तंत्र होता क्या है? अगर मैं नॉर्मल बात करूँ दोस्तों, बेसिक तरीके से बात करूँ, बिल्कुल बेसिक से, कि हमारे शरीर में अगर मांस को निकाल दिया जाए तो बचा हुआ जो हड्डियों का ढांचा होता है दोस्तों, वही कंकाल है। आपने देखा होगा, जब कोई जीव जंतु मर जाता है तो उसके मांस को कुत्ते वगैरह खा जाते हैं। बाद में उसका जो ढांचा रहता है दोस्तों, वही कंकाल होता है। अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं दोस्तों कि कंकाल तंत्र होता क्या है, तो हड्डियों का वह ढांचा जो पूरे शरीर को जोड़ कर रखता है और हमें एक निश्चित आकृति प्रदान करता है दोस्तों, वो कंकाल तंत्र कहलाता है। हड्डियों का वह ढांचा जो पूरे शरीर को जोड़कर रखता है और हमें एक निश्चित आकृति प्रदान करता है, ये कंकाल तंत्र है दोस्तों। अब बात आती है कि कंकाल तंत्र शरीर के लचीले जो अंग होते हैं उनको सुरक्षित रखता है। किस तरीके से सुरक्षित रखता है? जैसे कि दोस्तों, अपनी जो पसलियां है, ये पसलियां क्या करती है? हृदय और फेफड़े को सुरक्षित रखती है। किस तरीके से सुरक्षित रखती है? पीछे रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, आगे सीने की अस्थि पाई जाती है। सीने की अस्थि को दोस्तों स्टर्नम कहा जाता है, और पीछे से रीढ़ की हड्डी से जो आगे जो सीने की अस्थि होती है, उस पे क्या है दोस्तों, जुड़ी रहती है। तो बीच में जो लचीले अंग है अपने, जैसे कि हृदय हो गए, फेफड़े हो गए, उनको दोस्तों सही सुरक्षित रखती है। ठीक है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। कंकाल तंत्र का यही कार्य है दोस्तों कि लचीले अंगों को सुरक्षित रखता है। अब बात यह आती है दोस्तों कि जो कंकाल तंत्र है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो आपने देखा होगा कि जब छोटा बच्चा माँ के पेट में रहता है, भ्रूण अवस्था में होता है, तो उसके ऊपर 3 परत पाई जाती है। वो जनन स्तर की परत होती है दोस्तों। एक्चुअली में होता क्या है, वो परत कौन कौन सी है दोस्तों? तो वो परत है एंडोड्रम, मीजोड्रम और एक्टोड्रम। दोस्तों, जो मीजोड्रम होती है, अपन और बेसिक जो ब्लड वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे दोस्तों। लेकिन मैं दोस्तों आपको यहाँ पर एक बात बता दूं कि जो मीजोड्रम जो परत होती है ना दोस्तों, जनन स्तर की, जो भ्रूण के ऊपर जो परत पाई जाती है मीजोड्रम, ये मीजोड्रम भाग से ही दोस्तों इस कंकाल तंत्र की उत्पत्ति हुई है। इसके साथ में जो हृदय हो गए दोस्तों, ब्लड हो गया, इसकी उत्पत्ति किससे हुई है दोस्तों? मीजोड्रम भाग से हुई है। और जनन स्तर की अलग अलग परतों से दोस्तों अलग अलग शरीर के भागों का निर्माण होता है। तो आप इस बात का भी ध्यान रखना कि कंकाल तंत्र की दोस्तों जो उत्पत्ति है वो मीजोड्रम से हुई है। किससे हुई है? मीजोड्रम से हुई है दोस्तों। ये जनन स्तर की मध्य परत होती है। एंडोड्रम है ना दोस्तों, ये एंडोड्रम है। एंडोड्रम अंतःस्त्र होती है, मीजोड्रम मध्य स्तर होती है, और एक्टोड्रम है दोस्तों, ये बाह्य स्तर होते हैं, बाह्य स्तर होता है दोस्तों। तो ये छोटी सी बात है, इस बात का भी ध्यान रखना। अपन ने अब तक 2-3 चीजें सीखी कि कंकाल तंत्र क्या होता है। तो दोस्तों, कंकाल तंत्र होता है शरीर का हड्डियों का वह ढांचा जो पूरे शरीर को जोड़ कर रखता है और हमें एक निश्चित आकृति प्रदान करता है। एक्चुअली में देखा जाए तो ये कंकाल तंत्र की डेफिनेशन है। कंकाल तंत्र का कार्य क्या है? तो दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर जो लचीले और जो नाजुक जो अंग होते हैं दोस्तों, उनकी रक्षा करता है कौन? कंकाल तंत्र। और कंकाल तंत्र की उत्पत्ति किस भाग से हुई है? तो दोस्तों, कंकाल तंत्र की जो उत्पत्ति हुई है वो मेजोड्रम भाग से हुई है। तो दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आता है? तो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि कंकाल तंत्र की उत्पत्ति जनन स्तर के किस भाग से हुई है? तो दोस्तों, किस भाग से हुई है? मेजोड्रम से हुई है। इस बात का भी आप ध्यान रखना। आगे देखिए दोस्तों। अब दोस्तों, बेसिकली कंकाल तंत्र की बात करूं तो कंकाल तंत्र 2 तरह का होता है। एक होता है बाह्य कंकाल तंत्र और एक होता है अंत्य कंकाल तंत्र, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। बाह्य कंकाल तंत्र की बात कर लेता हूं दोस्तों मैं पहले। तो बाह्य कंकाल तंत्र होता है, बाह्य कंकाल तंत्र में क्या आता है? जैसे कि दोस्तों मनुष्य है, मनुष्य के जो दांत है, दांत बने होते हैं कैल्शियम और फास्फोरस के। दांत किसके बने होते हैं दोस्तों? कैल्शियम और फास्फोरस के। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है दोस्तों कि दांत किसके बने होते हैं। तो दोस्तों, दांतों का ध्यान रखना, दांत कैल्शियम और फास्फोरस के बने होते हैं। मनुष्य में और बात की जाए तो बाल है, ये भी बाह्य कंकाल है। नाखून है,
ये भी बाह्य कंकाल है। अब दोस्तों ये सब बने किसके होते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखना कि ये सब बने होते हैं दोस्तों केराटिन प्रोटीन के। किसके बने होते हैं, केराटिन प्रोटीन के। अधिकांश जो बाह्य कंकाल होता है दोस्तों वो केराटिन प्रोटीन का बना होता है, लेकिन जो कीटों में जो बाह्य कंकाल होता है वो काइटिन का बना होता है, वो आगे बात करेंगे देखिए। इसी तरीके से दोस्तों अगर मैं मवेशी की बात करूँ तो मवेशी में बाल, खुर और सींग की बात की जाए तो दोस्तों ये भी केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं, तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। आगे देखिए, इसी तरीके से अगर मैं पक्षी में बात करूँ तो पक्षी में चोंच और पंख जो होते हैं दोस्तों वो किसके बने होते हैं, ये बने होते हैं केराटिन प्रोटीन के। केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। उसी तरीके से अगर मछली में बात करूँ तो मछली में जो सल्क होता है, मछली में जो सल्क होता है दोस्तों वो किसका बना होता है, ये भी केराटिन प्रोटीन का बना होता है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। ठीक है। और बात की जाए दोस्तों आगे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो कीटों का जो बाह्य कंकाल होता है ना दोस्तों वो काइटिन का बना होता है, और काइटिन में दोस्तों एक तत्व पाया जाता है, उस तत्व का नाम है नाइट्रोजन। कीटों का जो बाह्य कंकाल होता है दोस्तों वो काइटिन का बना होता है, और काइटिन में एक तत्व पाया जाता है, वो पाया जाता है नाइट्रोजन। आगे देखिए दोस्तों, एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो कि अधिकांश एग्जाम में पूछ लिया जाता है। वो क्वेश्चन क्या है कि कीट भक्षी पादप कीटों का भक्षण क्यों करते हैं। अब दोस्तों ये आपने बहुत बार एग्जामों में देखा होगा, पढ़ा भी होगा, शायद आप जानते भी होंगे। तो कीट भक्षी पादप कीटों का भक्षण इसलिए करते हैं क्योंकि दोस्तों उन्हें नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, उन्हें नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, और यही कारण है कि कीट भक्षी पादप है जो कीटों का भक्षण करते हैं। दोस्तों आपने एक चीज और सुनी होगी कि कीट भक्षी पादप कीटों का भक्षण क्यों करते हैं, क्यों खाते हैं। भक्षण का मतलब होता है दोस्तों खाना, क्यों खाते हैं दोस्तों, इसका रीजन ये है क्योंकि आपने देखा होगा कि जो मिट्टी होती है, मिट्टी में जितनी नाइट्रोजन होती है उतनी ही वह उपजाऊ होती है। दोस्तों यही कारण है कि कीट भक्षी जो पादप होते हैं वो कीटों का भक्षण नाइट्रोजन के कारण ही, नाइट्रोजन की आवश्यकता के अनुसार ही करते हैं। तो इस बात का भी, छोटी सी बात है, इस बात का भी आप ध्यान रखना। ठीक है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि कीटों का जो बाह्य कंकाल होता है ये किसका बना होता है, कि बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों। तो कीटों का जो बाह्य कंकाल होता है वो काइटिन प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। और अगर मैं दूसरी बात की जाए दोस्तों, जैसे कि मनुष्य में दांत, बाल, नाखून, मवेशी में बाल हो गए, खुर हो गए, सींग हो गए, पक्षी में चोंच हो गई, पंख हो गई, मछली में सल्क हो गए, ये सब दोस्तों क्रिएटिन प्रोटीन के बने होते हैं। किसके, क्रिएटिन प्रोटीन के। दोस्तों ध्यान रखना दोनों में बहुत डिफरेंट है कि पक्षी में, मछली में, मवेशी में है कि नहीं है, मनुष्य में ये नाखून, खूर हो गए, ये सब केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। और जो कीटों का जो बाह्य कंकाल होता है वो काइटिन प्रोटीन का होता है। किसका होता है, काइटिन का। इसमें नाइट्रोजन तत्व उपस्थित होता है दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखना। छोटी छोटी बातें तो ये हो गई। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ, आपने नाम सुना होगा कशेरुकी की। अब कशेरुकी होता क्या है, तो दोस्तों ध्यान रखना, कशेरुकी होता है जिसमें रीढ़ की हड्डी उपस्थित हो, जिसमें रीढ़ की हड्डी उपस्थित हो। अब कशेरुकी को 5 वर्गों में बांटा गया है। अब वो भाई वो 5 वर्ग कौन कौन से हैं उस बात का भी देख लेते हैं। तो 5 वर्ग है। पहला है मछली, इसे पिसीज वर्ग कहा जाता है। दूसरा है उभयचर, इसमें है एम्फीबिया। तीसरा है सरीसृप, जिसे कहा जाता है रेप्टाइल्स। और चौथा है पक्षी, इसे कहा जाता है एबीज। और पांचवा है स्तनधारी, इसे कहा जाता है दोस्तों मेमेलिया। मछली में नॉर्मली मछली आती है, इसे पीसीज वर्ग के अंतर्गत आती है। उभयचर में जैसे मेंढक हो गया दोस्तों, ये एम्फीबिया वर्ग में आते हैं। सरीसृप में दोस्तों सांप हो गए, छिपकली हो गई, ये सब रेप्टाइल्स में आते हैं जो रैंक कर चलते हैं दोस्तों, सरीसृप है कि नहीं है, ये रेप्टाइल्स में आ गए। पक्षी हो गया दोस्तों, पक्षी को एबीज कहा जाता है। पक्षी में नॉर्मल जो पक्षी आते हैं। स्तनधारी दोस्तों, स्तनधारी होते हैं जितने भी, उन्हें मैमल्स कहा जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन आता है, ये तो आपने चीज सीख ली कि कशेरुकी होता क्या है और इसके 5 वर्ग होते हैं। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से आता है, क्वेश्चन भी तो देखते हैं अपन। तो दोस्तों क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि किसी वर्ग के निम्न में से, ये पांच वर्ग है दोस्तों, इनमें से आएगा निम्न में से किस वर्ग के प्राणी में बाह्य कंकाल उपस्थित होता है, बाह्य कंकाल उपस्थित होता है। तो दोस्तों उभयचर में होता है। किस में होता है, उभयचर में होता है। निम्न में से दोस्तों किस में होता है, उभयचर में उपस्थित होता है, मेंढक में। किस वर्ग के प्राणी में बाह्य कंकाल उपस्थित होता है, तो जो उभयचर होते हैं ना, एम्फीबिया जैसे मेंढक वगैरह, इनमें बाह्य कंकाल उपस्थित होता है दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखना। आगे देखिए, अब बात आती है कि अंत्य कंकाल होता क्या है दोस्तों। मैंने बताया ना कि कंकाल तो 2 प्रकार के होते हैं,
एक तो होता है बाह्य कंकाल और एक होता है अंत्य कंकाल। अब दोस्तों मैं अंत्य कंकाल की बात करूं दोस्तों, तो अंत्य कंकाल में दो चीजें आती है, एक होता है अस्थियां हड्डियां और एक होता है उपास्थियां। अस्थियां या हड्डियां तो आप जानते ही हैं दोस्तों। उपास्थियां क्या होती है दोस्तों? उपास्थियां भी हड्डियां ही होती है, लेकिन ये छोटी मोटी हड्डियां होती है जो लचीली होती है ना। हमारे शरीर में जो लचीले आकार की जो छोटी छोटी जो हड्डियां होती है वो उपास्थि होती है। उपास्थियां, उपास्थियां दोस्तों, अगर उपास्थियों को आप तोड़ के देखेंगे तो उप प्लस अस्थि यानी उपस्थि, उपस्थि जो अस्थि होती है दोस्तों वो उपास्थियां कहलाती है। कहने का मतलब जो छोटी मोटी जो लचीली जो हड्डियां होती है, अगर मैं नॉर्मल बेसिक देखी जाए बात करूं तो वो उपास्थियां होती है दोस्तों। अब मैं दोस्तों यहाँ अपन ने नॉर्मली कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ा। कंकाल तंत्र में अपन ने दो चीजें पढ़ी, बाह्य कंकाल पढ़ा और अंत्य कंकाल पढ़ा। अंत्य कंकाल में अपन ने दो चीजें पढ़ी, अस्थि और उपास्थि। और अगर मैं दोस्तों बाह्य कंकाल तंत्र की बात करूं तो बाह्य कंकाल तंत्र में अपन ने देखा कि मनुष्य में दांत, बाल, नाखून ये सब केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं दोस्तों। दांत है कैल्शियम फास्फोरस के बने होते हैं। मवेशी में बाल, खुर, सींग ये सब केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। पक्षी में दोस्तों चोंच और पंख ये केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। मछली में जो सल्क होता है दोस्तों ये केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नहीं है? और कीटों का जो बाह्य कंकाल होता है काइटिन प्रोटीन का बना होता है, जिसमें नाइट्रोजन तत्व उपस्थित होता है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाता है, पूछा गया है दोस्तों। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आ गया कि कीट भक्षी पादप होता है, ये कीटों का भक्षण क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। एक अपन ने ये चीज पढ़ी। दूसरी बात पढ़ी अपन ने दोस्तों, कशेरुकी होते हैं जिसमें रीढ़ की हड्डी उपस्थित होती है। इसके 5 वर्ग होते हैं, मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी। मछली पेशिज वर्ग में आते हैं, उभयचर एम्फीबिया में, सरीसृप रेप्टाइल्स में, पक्षी एबीज में, स्तनधारी मेमेलिया में आते हैं दोस्तों, ठीक है। और फिर अपन ने ये देखा कि किस वर्ग के प्राणियों में बाह्य कंकाल उपस्थित होता है, तो दोस्तों उभयचर मेंढक है, एम्फीबिया, इस वर्ग के प्राणियों में बाह्य कंकाल उपस्थित होता है। दूसरी बात पढ़ी अपन ने अंत्य कंकाल। अंत्य कंकाल होता है दोस्तों अस्थि या हड्डियां, जैसे अस्थि और उपास्थि। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये चीज समझ में आ गई। ये तो दोस्तों अपन ने दोस्तों नॉर्मली जो कंकाल तंत्र होता है उसके बारे में पढ़ा। अब अपन आते हैं मानव के बारे में, क्योंकि अपन को पढ़ना तो मानव के बारे में ही है। अब बात करता हूँ दोस्तों मानव की, मानव कंकाल तंत्र। तो मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ दोस्तों कि आपने जो मनुष्य के जो शरीर में हड्डियां कितनी होती है? तो अधिकांश जो दोस्तों जो लोग हैं वो इसका आंसर देंगे कि साहब 206 होती है। लेकिन दोस्तों हर कंडीशन में अलग अलग होती है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को पता हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो। देखिए दोस्तों, जब बच्चा माँ के पेट में होता है दोस्तों, तो उस अवस्था में भ्रूण अवस्था में दोस्तों उसके शरीर में 3 हड्डी होती है। जब बच्चा जन्म लेता है और 10 से 12 साल तक की उम्र होती है दोस्तों, तो उस समय में बच्चे में जो हड्डियों की संख्या होती है दोस्तों वो होती है 270 से लेकर के 280। कितनी होती है? 270 से लेकर के 280 होती है। फिर दोस्तों वयस्क हो जाता है व्यक्ति। वयस्क में एडल्ट में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों अब जाके आपका आंसर सही है कि वयस्क में 206 होती है। तो दोस्तों क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। भ्रूण में हड्डियों की संख्या 300 होती है, बच्चे में 270 280 होती है और वयस्क में 206 होती है। ये इंपॉर्टेंट है, तो इन चीजों का भी आप ध्यान रखना। अब देखिए मानव का जो कंकाल तंत्र होता है दोस्तों वो 2 प्रकार का होता है। अब मैं आपको पूरी 206 हड्डियों के हिसाब दूंगा, एक एक हड्डी को गिनाऊंगा दोस्तों, आपको एक भी हड्डी नहीं छोड़ेंगे। मानव का कंकाल तंत्र होता है दोस्तों वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है अक्षीय कंकाल और दूसरा होता है दोस्तों उपांगीय या अनुबंधी कंकाल। मैं सबसे पहले अक्षीय कंकाल की बात कर लेता हूं दोस्तों कि अक्षीय कंकाल होता है, अक्षीय कंकाल नहीं सॉरी अक्षीय कंकाल है। अक्षीय कंकाल होता क्या है? तो अक्षीय कंकाल की बात करो दोस्तों तो अक्षीय कंकाल में शरीर के जो मेन पार्ट है दोस्तों वो आते हैं, जैसे कि सिर आ गया, सीने की अस्थि आ गई, रीढ़ की हड्डी आ गई, ठीक है, पसली आ गई। तो दोस्तों ये सब किस में आते हैं? ये सब अक्षीय कंकाल में आते हैं। और दूसरी बात दोस्तों कंकाल तंत्र जो 2 प्रकार का होता है, एक होता है अक्षीय कंकाल जो मैंने बता दिया, सिर, सीने की अस्थि, रीढ़ की हड्डी, पसली है, ये सब इसमें आती है। इसमें हड्डियों की संख्या होती है 80। और दूसरा दोस्तों उपांगीय या अनुबंधी कंकाल, इसमें दोस्तों हड्डियों की संख्या 126 होती है। इसमें क्या क्या आता है? हाथ आते हैं और पैर आते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं अक्षीय कंकाल की। दोस्तों अक्षीय कंकाल में 80 हड्डी होती है। जो अपने सिर होता है ना दोस्तों, सिर, इसमें दोस्तों 29 हड्डी होती है। लेकिन बहुत सारे
जो टीचर्स हैं दोस्तों वो सिर्फ 22 हड्डी बताते हैं। और वो 22 हड्डी कौन कौन सी पढ़ाते हैं वो बताता हूँ आपको। कि 8 तो होती है कपाल या करोटी की हड्डियाँ और 14 होती है चेहरे की हड्डियाँ। तो 8 और 14 दोस्तों 22 हो गए। ये 22 हड्डी बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीचर सिर्फ आपको 22 हड्डी बताएंगे सिर में। लेकिन दोस्तों अगर मैं कानों की बात करूँ तो एक कान में 6 हड्डी होती है। दोनों का एक कान में कितनी हड्डी होती है? एक कान में 3 हड्डी होती है। और दोनों कानों में कितनी हो गई? दोनों कानों में 6 हड्डी हो गई। और एक होती है दोस्तों गले की हड्डी। मैं आपको जब सिर पढ़ाऊंगा दोस्तों, आगे आप देखेंगे हम आगे अभी थोड़ी देर बाद में ही, तो आपको एक एक 29 हड्डी के बारे में चर्चा करूंगा। उसके बाद में नॉर्मली आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि सिर में 29 हड्डी होती है, अक्षय कंकाली में 80 हड्डी होती है। इस 80 हड्डियों का हिसाब देता हूँ आपको। पहले मैं 206 हड्डियाँ गुना देता हूँ। तो दोस्तों सिर में तो होती है 29 हड्डी। एक सीने की अस्थि होती है, सीने की अस्थि को कहा जाता है स्टर्नम। क्या कहा जाता है दोस्तों? स्टर्नम कहा जाता है। सीने की अस्थि एक होती है, उसे स्टर्नम कहा जाता है। सिर में 29 हड्डी पाई जाती है। रीढ़ की हड्डी होती है जिसे दोस्तों कशेरु, शुद्ध हिंदी में कशेरुक दंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कशेरुक दंड। जो रीढ़ की हड्डी होती है दोस्तों वो बच्चे में तो होती है 33। बच्चे में कितनी होती है? 33। फिर बाद में दोस्तों जब वयस्क होता है, एडल्ट होता है, उसमें यह हड्डियां 33 की संख्या है वो कितनी हो जाती है? 9 हड्डियां आपस में जुड़ जाती है और 26 हड्डियां बच जाती हैं। कितनी बच जाती है दोस्तों? 26 जुड़ जाती है। सॉरी, कितनी हो जाती है दोस्तों? वयस्क में 26 हो जाती है। ठीक है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों आगे बात करो पसलियां। तो पसलियों की संख्या होती है वो दोस्तों 12 जोड़ी होती है। पसलियाँ कितनी होती हैं दोस्तों? पसलियाँ 12 जोड़ी होती है और इनकी हड्डियों की संख्या होती है दोस्तों 24। अब मैं बात कर देता हूँ कि ये 80 हड्डी किस तरीके से हुई। तो सिर की बात करो दोस्तों तो सिर में हो गई 29। एक सीने की अस्थि हो गई। ठीक है, रीढ़ की हड्डी हो गई दोस्तों 26। कितनी हो गई? 26। और पसलियों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों? 24। अब आप जोड़ लीजिए 29 और एक 30। 30 तो हो गई दोस्तों सिर और सीने की अस्थि। और 26 और 24 ये हो गई रीढ़ की हड्डी और पसलियाँ। तो 26 और 24 तो हो गए 50। 50 और 30 80 हो गई। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको कि अक्षय कंकाल में जो 80 हड्डी है वो आपने एक एक हड्डी गुन ली। टेंशन ना कीजिए, इतना नहीं छोड़ूंगा दोस्तों, पूरी एक एक हड्डी गुनाऊंगा आपको। सीने की अस्थि, रीढ़ की हड्डी एक एक बताऊंगा, पसलियों की पूरी 12 जोड़ी 24 हड्डी बताऊंगा, सिर की 29 हड्डी पूरी बताऊंगा। लेकिन आगे दोस्तों पहले अपन अक्षय कंकाल अपन देख लिया, मेन पार्ट होता है जिसमें क्या क्या आता है? सिर आता है, सीने की अस्थि आती है, रीढ़ की हड्डी आती है और पसली आती है। इसमें कितनी हड्डी होती है दोस्तों? इसमें 80 हड्डी होती है। ठीक है, अक्षीय आप किस तरीके से याद कर सकते हैं? जैसे कि अक्षीय अक्षीय 80, अक्षीय 80, अक्षीय 80। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों उपांगीय या अनुबंधित कंकाल की। इसमें होती है 126 हड्डियां। कितनी होती है? 126। क्योंकि अपन ने पता है कि अक्षय कंकाल में 80 हड्डी होती है और 80 और अगर 126 बात करो तो टोटल कितनी हो गई दोस्तों? 206। 206 हो गई ना दोस्तों। 80 और 126 की बात करो तो टोटल 206 हो गए। अपन 206 तो गिननी है, जिसमें से मैंने 80 तो आपको गिना दी। अब 126 बची, 126 के बारे में चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। अपांगीय अनुबंधित कंकाल पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो मानव होता है वो 4 पैरों वाला प्राणी होता है, जिसमें अग्रपाद यानी आगे के जो पांव होते हैं दोस्तों उसे हाथ कहा जाता है। और पश्चपाद यानी पीछे के जो पैर होते हैं दोस्तों उन्हें पैर कहा जाता है, जो कि नॉर्मल अपन मानते हैं। तो हाथों की संख्या की बात करो तो एक हाथ में दोस्तों 30 हड्डी होती है, तो दोनों हाथों में 60 हड्डी हो गई। एक पैर में 30 हड्डी होती है, दोनों पैरों में 60 हड्डी हो गई। आशा करता हूं दोस्तों आपको अच्छे समझ में आएगा। और अब बात आती है दोस्तों मेखलाओं में 6 हड्डी कौन सी आती है? तो दोस्तों ध्यान रखना, एक हाथ होता है अपना, एक हाथ 2 हड्डियों से जुड़ा रहता है। एक हाथ 2 हड्डियों से जुड़ता है, तो दोनों हाथ 4 हड्डियों से जुड़ गए। भाई एक हाथ 2 हड्डियों से जुड़ेगा तो दोनों हाथ 4 हड्डियों से हो गए। प्लस में दोस्तों एक पैर एक हड्डी से जुड़ता है तो 1 + 1 दोनों पैर, ये तो आ गई पैर की और ये आ गई हाथ की। तो 4 और 2 6। तो दोस्तों ये 6 हड्डी होती है, मेखलाई होती है। इनका नाम बताऊंगा, आगे एक एक चीज़ पढ़ाऊंगा। पहले मैंने आपको 206 हड्डियों के बारे में बता दिया, आपको पता लग गया होगा कि 206 हड्डी कहाँ कहाँ पर होती है।
तो हाथ में होती है 60, पैर में होती है 60, और मेखलाएं जो हाथ और पैर को जोड़ती है दोस्तों उनकी संख्या होती है 6। तो 126 हड्डी तो ये हो गई, ठीक है। और 126 और 80 हड्डी मैंने अभी अक्षीय कंकाल में बता दिया कि अक्षीय कंकाल में जो मेन पार्ट होता है शरीर का वो आता है सिर आ गया, सीने की अस्थि आ गई, रीढ़ की हड्डी आ गई और पसली हो गई। सिर में 29 हड्डी होती है, सीने की अस्थि एक होती है जो सिस्टर्नम कहा जाता है। रीढ़ की हड्डी दोस्तों 33 होती है बच्चे में तो, और वयस्क में 26 होती है, तो 26 गिनी जाती है दोस्तों, ठीक है। और पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है, जिससे 24 हड्डी जोड़ी जाती है। तो आप इनको जोड़ सकते हो, और इनकी संख्या कितनी हो गई, इनकी संख्या हो गई टोटल दोस्तों 80। तो 80 और 126 कितने हो गए, 206। आशा करता हूँ आपको पूरी 206 हड्डी गुना दी। लेकिन दोस्तों टेंशन ना कीजिए, इतना नहीं छोड़ूंगा, आगे की वीडियो में दोस्तों सेकंड पार्ट में आपको पूरी 206 हड्डी में से एक एक हड्डी गिनाऊंगा। अब कुछ बातें कर लेते हैं दोस्तों इसके अलावा जो भी है। मैं पहले सिर की बात कर लेता हूँ दोस्तों। सिर में मैंने बताया थी 29 हड्डियाँ होती है। कितनी हड्डी होती है, 29 हड्डी होती है। एक मिनट, सिर में दोस्तों 29 हड्डी होती है, जिसमें से दोस्तों जो कपाल जो करोटी होता है, सिर में क्या क्या आता है दोस्तों, तो सिर में आता है कपाल या करोटी, चेहरा, कान और कंठ की हड्डी, कंठ की अस्थि, ठीक है। अब मैं सबसे पहले मैं बात करता हूं दोस्तों कपाल या करोटी की। जो कपाल या करोटी होता है दोस्तों उसकी संख्या होती है, कपाल या करोटी में जो हड्डियों की संख्या होती है उनकी संख्या होती है 8। कितनी होती है, 8। और दोस्तों मस्तिष्क में कपाल की जो 8 हड्डियों का आवरण से सुरक्षित रहता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जो मस्तिष्क होता है वो कपाल या करोटी की जो 8 हड्डियां होती है ये सुरक्षित रखती है मस्तिष्क को। मस्तिष्क को कपाल या करोटी की जो 8 हड्डियां होती है दोस्तों ये सुरक्षित रखती है। चेहरे पे दोस्तों 14 हड्डी होती है। कान में, एक कान में 3 हड्डी होती है, दोनों कानों में 6 हड्डी हो गई, ठीक है। और एक होती है दोस्तों कंठ की अस्थि। कंठ की अस्थि दोस्तों हायोड, कंठ की अस्थि को क्या कहा जाता है, हायोड कहा जाता है दोस्तों। बॉडी की एकमात्र स्वतंत्र अस्थि है ये, कौन सी, कंठ की अस्थि, इसे हायोड कहा जाता है दोस्तों। जब भी व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई जाती है दोस्तों, जब भी व्यक्ति को फांसी लगती है तो सिर्फ यह हड्डी क्षतिग्रस्त होती है। फांसी में कौन सी हड्डी क्षतिग्रस्त होती है दोस्तों, क्यों सुना सकता है, तो फांसी में जो क्षतिग्रस्त हड्डी होती है वो होती है हायोड। एक बात, दूसरी बात, इसे स्वतंत्र अस्थि क्यों कहा जाता है, क्योंकि शरीर की प्रत्येक हड्डी दोस्तों एक दूसरे से हड्डियों से जुड़ी हुई रहती है। लेकिन जो गले की हड्डी होती है ये किसी भी हड्डी से जुड़ी हुई नहीं रहती। इसलिए दोस्तों ये क्या है, स्वतंत्र अस्थि कहा जाता है इसे। इसे क्या कहा जाता है, स्वतंत्र अस्थि। अगर मैं कान की अस्थि की बात करूं दोस्तों, तो कान के बारे में आगे बताऊंगा दोस्तों मैं अगले वीडियो में। एक कान में 3 हड्डी होती है। कौन कौन सी होती है, एक होती है मीलियस, एक होती है इनकस, एक होती है स्टेपिज। तो मीलियस अस्थि होती है दोस्तों ये ऊपरी भाग में पाई जाती है दोस्तों। मीलियस अस्थि की जो आकृति होती है वो हथौड़े जैसी होती है, इसलिए दोस्तों मीलियस अस्थि को हेमर अस्थि भी कहा जाता है। स्टेपिज आप सबको पता ही है दोस्तों, शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिज, जो कि कान में पाई जाती है। तो मीलियस, इनकस, स्टेपिज 3 हड्डी होती है कान में, एक कान में। दोनों कानों में कितनी हो गई, दोनों कानों में हो गई दोस्तों 6 हड्डियां। तो कपाल या करोटी में 8 हड्डी, चेहरे पे 14, कान में 6 और कंठ की एक हड्डी 1। तो देख 14 और 8 22, 22 और 6 28 और 1 29। तो सिर में कितनी हड्डी हो गई दोस्तों, टोटल 29 हड्डी हो गई। कितनी हो गई, 29, 29 हड्डी हो गई। तो दोस्तों एक एक हड्डी को खोल के पढ़ेंगे अपन, जैसे चेहरे की है, कान की हो गई, कपाल या करोटी की हो गई, कंठ की अस्थि हो गई, आगे की वीडियो में देखेंगे। उससे पहले दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, यहाँ से बहुत क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। आप नोट लगाकर कुछ 3-4 अस्थियां हैं बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ली जाती है, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। आंख की अस्थियां होती है, आंख जिस अस्थि में उपस्थित होती है दोस्तों, ये अपनी जो आंख होती है ये जिस ढांचे में उपस्थित होती है इस ढांचे को कहा जाता है लेक्राइमल अस्थि। क्या कहा जाता है, लेक्राइमल अस्थि कहा जाता है। ये रहा दोस्तों, लेक्राइमल अस्थि कहा जाता है। और दोस्तों आंख से आंसू जिस ग्रंथि के कारण आते हैं उसे लेक्राइमल ग्रंथि कहा जाता है। पीछे अस्थि हट जाता है और सिर्फ ग्रंथि लग जाता है। तो दोनों चीजों का भी आप ध्यान रखना, बहुत ही अच्छी चीजें हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आंख की जो अस्थि होती है वो लेक्राइमल अस्थि होती है, और आंख से जो आंसू आते हैं वो लेक्राइमल ग्रंथि के कारण आते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, तालू की अस्थि। दोस्तों तालू की अस्थि को पेलेटाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेलेटाइन। दोस्तों तालू क्या होता है, अपन कहते हैं ना नॉर्मल गांव के भाषा में ताड़वा।
तो तालुए की जो अस्थि होती है दोस्तों, तालु की अस्थि होती है उसे क्या कहा जाता है, पेलेटाइन कहा जाता है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। अगली बात आती है दोस्तों गाल की अस्थि। गाल की अस्थि को क्या कहा जाता है, तो गाल की अस्थि को कहा जाता है जाइगोमेटिक अस्थि। क्या कहा जाता है दोस्तों, जाइगोमेटिक अस्थि। गाल की अस्थि को क्या कहा जाता है, जाइगोमेटिक अस्थि। डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकते हैं दोस्तों कि आंख की अस्थि को क्या कहा जाता है, तो लेक्राइमल अस्थि कहा जाता है। तालुए की जो अस्थि होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे पेलेटाइन कहा जाता है। आंसू किस ग्रंथि से आते हैं, आंख में आंसू किस ग्रंथि के कारण आते हैं, तो लेक्राइमल ग्रंथि के कारण आते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। गाल की अस्थि को क्या कहा जाता है, जाइगोमेटिक अस्थि कहा जाता है दोस्तों। जबड़े की अस्थि होती है दोस्तों, आपने सुना होगा कि शरीर में जो सबसे मजबूत अस्थि होती है वो किसकी होती है, वो होती है जबड़े की अस्थि। जबड़ा अपना पता है दोस्तों आपको कि जबड़ा होता है वो दो होते हैं, एक तो होता है ऊपरी जबड़ा और एक होता है निचला जबड़ा। दोस्तों जबड़े की अस्थि सबसे मजबूत होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि शरीर की सबसे मजबूत अस्थि कौन सी होती है, तो जबड़े की अस्थि होती है। और जबड़े में दोस्तों जबड़े दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है ऊपरी जबड़ा और एक होता है निचला जबड़ा। ऊपरी जबड़ा होता है दोस्तों उसे कहा जाता है मैक्सिला, उसे क्या कहा जाता है, मैक्सिला। और निचले जबड़े को कहा जाता है दोस्तों मैंडिबल। तो दोस्तों आज यहाँ तक ही रखते हैं, और सेकंड पार्ट में दोस्तों और आपको दोस्तों और अच्छी जानकारी देंगे कंकाल तंत्र के बारे में। अपन ने जो भी आज तक पढ़ा, अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, उस पर व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो और वहाँ से आप पीडीएफ पा सकते हैं इसकी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों आपका छोटा भाई हो यार, आपका चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।